नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दे उछाल रही हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से सीएए का मुद्दा उठाया है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएए देश का कानून है और इसे कोई रोक नहीं सकता। अब इसे लागू करके रहेंगे। अमित शाह के बयान को 2024 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। मुस्लिम धर्म गुरु और जानकार कह रहे हैं कि ये सब मुसलमानों को डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी और सरकार का ये एजेंडा अब चलने वाला नहीं है। यानी पहले की तरह एक बार फिर सीएए का नाम आते ही उस पर विवाद छिड़ गया है। सवाल ये है कि क्या जानबूझकर चुनाव से पहले सीएए का पासा फेंका गया है? क्या 2024 चुनाव में सीएए को बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी की जा रही है, या फिर बिना सोचे समझे इस पर राजनीति उबल रही है? अपनी खास कार्यक्रम तुरुप का पत्ता सीएए से सत्ता, और ऐसे में सवाल कुछ होंगे जिस पर करेंगे चर्चा। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा से विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ मनीष हिंदवी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है कि अब चुनाव नजदीक आ गए, एक बार फिर से सीएए का मुद्दा उछाला जा रहा है, या वाकई आप इसको लेकर गंभीर हैं और आगे चल के लागू होगा? क्योंकि अभी तक जो देखा गया है, बार बार इस पर 7 बार ये आगे चुका है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो कमिटमेंट देश के साथ किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको हम सरकार लागू करके रहे। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध केवल राजनीतिक और वोट की राजनीति है, जबकि मानवीयता कहती है कि जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, ईसाई जो भारत आके रह रहे हैं, आखिर उनको अब तक नागरिकता से क्यों वंचित किया गया? इसीलिए आदरणीय मोदी जी की सरकार ने 2019 को इसको ये CAA पेश किया और ये राष्ट्रपति ने इसको जनवरी 2020 में 10 जनवरी 2020 को इसको मंजूरी दे दी। ये अधिनियम बन गया। सरकार का कमिटमेंट जो है उसको सरकार पूरा करेगी और उन सभी लोगों को जो 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, उन सबको भारत की नागरिकता मिलेगी। विवेक पांडे जी, क्या लग रहा है कि अब चुनाव नजदीक है, फिर से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति फिर से शुरू हो गई है? देखिए, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा विषय आज आपने उठाया है। सीएए को लेकर के अमित शाह ने जो बयान दिया है, मुझे लगता है उस बयान को गंभीरता से मत लीजिए। वो एक अपरिपक्व बयान है। उसका कारण सुन लीजिए। तेलंगाना में सत्ता जब आएगी तो वो वहां पे मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। और सीएए का अर्थ होता है एक समान नागरिक संहिता, एक समान कानून, एक समान अवसर, एक समान उद्देश्य, एक समान भावना, जो कि भाजपा में कहीं दिखाई नहीं देती है। एक तरफ तो आप धर्म का ध्रुवीकरण करते हैं, राम मंदिर के एजेंडे को आप अपना चुनावी मुद्दा बनाते हैं, तो आपकी समान भावना कहां रह गई? भाई राम मंदिर बना तो मुझे लगता है कि वहां पे मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की थी, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता है। छोड़िए इस बात को भी, वरना भी ये हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे भाजपा के प्रवक्ता महोदय हमारे। मैं एक सवाल पूछता हूं
नागरिक संशोधन जो कानून है सीए को और हेट स्पीच को मुद्दा जब संयुक्त परिषद में उठाया गया था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, तो वहां पे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा था ये एक ऐसा कानून है जो पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को, पीड़ित अल्पसंख्यकों को भी नागरिकता देता है। तो कल को अगर बलूचिस्तान के पीड़ित अगर भारत आ जाए तो क्या मुझे लगता है कि भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी? कल को बांग्लादेशी अगर आकर के नागरिकता मांगने लगे तो आप उनको भी देंगे? अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? भारत में आप आरक्षण यहाँ पे लागू करने की बात करते हैं कई जगह पे चुनावी मुद्दों के आधार पे, तो वहां पे आप कहां से आप सीए लागू कर देंगे? और सीए लागू करने के लिए सवाल, लेकिन ये भी तो सवाल है विवेक जी कि अब तक बीजेपी ने जो वादे किए हैं उसमें लगभग उन्होंने सारे वादे पूरे किए और एक बार फिर से सीए का मुद्दा उठा है। खैर इस पर सबकी पहले प्रतिक्रिया ले लेते हो, फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। एक बार जान लेते हैं मनीष जी क्या कहते हैं। मनीष जी, आपको क्या लग रहा है कि अब सीए अब एक और बड़ा मुद्दा रहने वाला है 2024 चुनाव के लिए? देखिए, इलेक्शन चूंकि आ गया है, यहाँ देखिए सारी चीजों को मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है। वो जब जनसंख्या कानून की बात करेंगे तो मुसलमानों से जोड़ेंगे, वो जब सीए की बात करेंगे तो मुसलमानों से जोड़ेंगे। तो देखिए आप एक बात समझिए, इलेक्शन आ रहा है तो इस तरह का ध्रुवीकरण होगा। हमको 2-3 बातें बहुत अच्छी समझनी होंगी। पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, ये फेल्ड नेशन, हमारी तुलना इनसे नहीं की जानी चाहिए, इतना इनकी बात की जानी चाहिए। हम एक स्वस्थ डेमोक्रेसी हैं और दुनिया में जो अच्छी डेमोक्रेसी है हमारी तुलना उससे है। तो जब भी कोई कानून यहाँ बने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को सोच के ना बने कि वहां कैसे कानून बनते हैं। विकसित डेमोक्रेसीज में, हेल्दी डेमोक्रेसीज में कैसे कानून बनते हैं उनकी बात की जानी चाहिए। अच्छी बात है कि अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है, अगर आपकी नागरिकता मांगता है तो उसको दी जानी चाहिए, लेकिन किसी को भी धर्म के आधार पर आप नागरिकता नहीं मना कर सकते। हमारे लड़के पूरी दुनिया में जाते हैं और वहां नागरिकता लेते हैं। वो अमेरिका में लेते हैं, कनाडा में लेते हैं, न्यूजीलैंड में लेते हैं, जर्मनी जाते हैं, गल्फ में काम करते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का समय है। धर्म के आधार पर ये जो भेद है ये बंद होना चाहिए। धर्म के आधार पर भेद हो रहा है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। हरीश जी, धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लग रहा है क्योंकि अब फिर से सीए का मुद्दा आ चुका है और आप पर इसी का आरोप लगेगा कि ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई आपकी। देखिए, मनीष जी का जो कथन है वो अमानवीय भी है। आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो भारत की सीमा से लगे हुए देश हैं, नेबरिंग कंट्री हैं, वहां से जो लोग हिंदू, सिख, ईसाई जो लोग वहां से भारत आ गए, उनको इतने लंबे समय से आप नागरिकता नहीं देंगे, वो सेकेंडरी सिटीजन होकर रहेंगे? ये कौन सा मानवीयता कहती है? और ये कौन सी तुष्टीकरण की नीति हो गई? तुष्टीकरण की अगर राजनीति करती थी तो कांग्रेस पार्टी करती थी, उसकी सरकारें करती थी। भारतीय जनता मेरा ये कहना नहीं है तो सबको समान अधिकार, मेरा ये कहना नहीं है, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी हो जा रही है तो मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। 1 मिनट मनीष जी, पूरी बात रख ले, हरीश जी पूरी बात कह ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ बोलिए। अगर वो अमानवीयता का समर्थन करते हैं तो अमानवीयता को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो लोग हिंदू, सिख, ईसाई, जो लोग भी 2014 तक इस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए 2014 तक भारत आए हैं, उन सबको नागरिक, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हाँ बोलिए मनीष जी। कभी भारत सरकार प्रदान करेगी। मैं आदरणीय बात तो कह रहा हूँ। हरीश जी, मनीष जी जवाब दे रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस पार्टी करती रही है, इसलिए इसको चुनाव। हरीश जी बस 1 मिनट मेरी बात सुन ले। हरीश जी बस 1 मिनट, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। मैं जो हमारे भाई वहां से आए हैं, जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी वहां से आई, उनको नागरिकता देने से इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं धर्म के आधार पर भेद क्यों? और अगर आप धर्म के आधार पर भेद करेंगे तो हर साल 30 लाख आपके अपने लोग दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर नागरिकता लेते हैं, तो फिर उनको भी नागरिकता मना कर दी जाएगी। जो आपके बच्चे जाते हैं इंग्लैंड जाते हैं, जो आपके बच्चे जर्मनी जाते हैं, जो न्यूजीलैंड जाते हैं, उनको भी नागरिकता मना कर दी जाएगी धर्म के आधार पर। फिर आप क्या करेंगे? ये ग्लोबलाइजेशन, धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाता है। और आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को दिमाग में रख के नीतियों को मत बनाइए, वो फेल्ड नेशन है। पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी है, दुनिया की 5वीं नंबर व्यवस्था है। आप उस लिहाज से चीजों को सोचिए। आप नीचे जाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप ऊपर जाने के बारे में सोचिए ना। आप अपने आप को और बेहतर करिए, आप एक नजीर पेश करिए। हम तो बेहतर तो नहीं कर रहे हैं,
अपने अपने देश में जो लोग आए हैं हमारे भाई, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ उनको देने से? और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज परसिक्यूट हुई है, जो यहाँ पर आई हैं, आप उनको दीजिए नागरिकता। लेकिन साहब आप नहीं आधार पर भेद क्यों करेंगे? जो मुसलमान आएंगे उनको हम नहीं देंगे। और अगर आप भेद करेंगे तो आपके जो हिंदू पूरी दुनिया में जाएंगे, लोग उनको नागरिकता मना कर देंगे, तब आप क्या करेंगे? आप मुल्क में काम करते हैं, मुस्लिम देशों में काम करते हैं, अगर वो वहां वापस भेज दिए के बेरोजगार होंगे, तब आप क्या करेंगे? धर्म के आधार पर मत करिए। आज के देश में धर्म के आधार पर टेक्नोलॉजी और कैपिटल फ्री फ्लो करता है दुनिया में। इसको बंद के आधार पर बन के सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को होगा। ठीक है, विवेक पांडे से भी जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, क्या यहाँ तो नागरिकता देने की बात हो रही है, इसमें भेदभाव और ध्रुवीकरण कहाँ से आ गया? नहीं, मुझे लगता है कि भारत की जो सीमित संसाधन है, भारत की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं और भारत के अंदर जो भारत का क्षेत्रफल है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि भारत अपनी जनसंख्या से लड़ नहीं रहा है। आज आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, क्या आपके देश में नागरिकों की कमी पड़ रही है जो आप इस तरह की योजनाओं को इससे जोड़ करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? आदर्शवादी चेहरा दिखाने के आधार पे एक तरफ तो आप कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, दूसरी तरफ आप कहते हैं अल्पसंख्यकों को बाहर से ला करके भारत में बसाओ। मुझे लगता है अभी भाजपा की नीति स्पष्ट नहीं है। भाजपा पूरी तरह से अभी कंफ्यूज है। भाजपा पहले अपनी स्थिति को स्पष्ट कर ले। एक तरफ जनसंख्या कानून की बात करते हैं आप, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक पीड़ित है दूसरे राष्ट्रों में, उनको ला करके आप भारत की नागरिकता देंगे। तो रोहिंग्या है, जो रोहिंग्या इतनी बड़ी समस्या बने, उनको भी नागरिकता देंगे क्या? मतलब मुझे लगता है भाजपा कहीं भी अपनी स्थिति पे स्पष्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस देश में आरक्षण के आधार पर राजनीति की जाती हो, जहां पे जातियों को वोट मांगने का आधार माना जाता है, वहां पे आप एक समान कानून कैसे लागू करेंगे, इसको जरा स्पष्ट कर दीजिएगा सबसे पहले। दीजिए जवाब हरीश जी, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब विवेक पांडे कह रहे हैं कि आपकी ये रणनीति, ये जो सीए लाने का जो, हरीश जी जरा लाइट भी आपकी बंद हो गई है, लेकिन जवाब दीजिए। हाँ, लाइट चली गई है, इस वजह से वो लाइव नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि CAA एक्ट पास हुआ है। विवेक जी को चाहिए कि एक्ट का प्राविधान देख ले, और एक्ट में कोई एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है। का फुल फॉर्म बता दीजिए आप मुझे। चलिए, आप माननीय आदरणीय, आप CAA का फुल फॉर्म बता दीजिए। बहुत स्पष्ट है कि मुझे CAA का फुल फॉर्म बता दीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2014 के पहले भारत में आए हैं, उनको नागरिकता दिए जाने का प्राविधान है। ये बहुत स्पष्ट है। हाँ मनीष जी, अब क्या लग रहा है कि क्या इस बार आप साथ देंगे CAA को लेकर? क्योंकि अब ये कोई, मेरा एक सवाल है, भाजपा के प्रवक्ता कृपया CAA का फुल फॉर्म बता दें बस। अरे CAA अरे आप इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। केवल कह देने से CAA लागू नहीं हो जाएगा। जब आपको उसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो उसके अंदर निहित मानकों के बारे में कैसे ज्ञान होगा, तथ्यों का बताइए। ये तो वही बात हो गई ना, बिलियन ट्रिलियन की बात करते हैं, शून्य कितने पता नहीं है। CAA का फुल फॉर्म नहीं पता है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधानों के बारे में जब आप चर्चा करने बैठते हैं तो आप अपनी तस्वीर को भी तो स्पष्ट कीजिए। मैंने 3 सवालों के जवाब एक का भी नहीं मिला। मैंने पूछा, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पीड़ित अल्पसंख्यकों को दूसरे राष्ट्रों के जो भारत आएंगे उनको नागरिकता देंगे। तो भारत में जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों की जा रही है भाई? अगर आपको जनसंख्या बढ़ानी है तो मुझे लगता है कि भाजपा की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। भाजपा केवल और केवल अब मुद्दों पे हारने के बाद चुनावी जुमले फेंक रही है। भाई आप जिस तरह से आप 80 एक मिनट विवेक जी, एक एक करके बात रखिए, क्योंकि ऐसे में ना आपकी बात क्लियर हो पा रही है ना हरीश जी की बात क्लियर हो पा रही है। तो एक एक करके बात रखें, जिससे कि ये जो बहस हो रही है, ये जो चर्चा हो रही है, ये थोड़ी सार्थक हो पाए, क्योंकि ऐसे में कुछ किसी की भी बात साफ नहीं हो पा रही है। मनीष जी से भी अब थोड़ा जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, क्या दिक्कत क्या है जहां पर यहाँ पहले से लोग रह रहे हैं और अगर उन्हें 11 साल से रहते हुए भी उन्हें नागरिकता नहीं मिल रही, तो आपत्ति क्या है? इसका विरोध क्यों हो रहा है? मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि हमारा संविधान कहता है कि हम धर्म के नाम पर भेद नहीं करेंगे। इसमें धर्म के नाम पर तो भेदभाव हो ही नहीं रहा है, बस नागरिकता देने की बात हो रही है। सुन तो लीजिए, एक लाइन बोलूंगा, सुन तो लीजिए। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक वहां से आए हैं, जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ है, जो आपके दरवाजे पर आए हैं, अगर सरकार उनको उचित समझती है तो उनको नागरिकता दे। लेकिन जो आपने उसमें क्लॉज लगाया कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे, अगर कोई आपके देश में आके रहना चाहता है तो धर्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आपके लोग पूरी दुनिया में जाकर काम करते हैं और अगर धर्म के नाम पर उनके साथ भेद होने लगा, फिर क्या होगा? फिर तो कोई भी देश आपको नागरिकता नहीं देगा।
आज जब जाएंगे काम करने के लिए तो कहेंगे आप हिंदू हैं, हटिए यहाँ से, हम आपको काम नहीं देंगे। फिर क्या होगा? मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि एक गलत नजीर मत प्रस्तुत करिए। और एसाइलम पूरी दुनिया के जितने भी हेल्दी डेमोक्रेसीज हैं वो अपने यहाँ देती हैं, आप नहीं देते हैं, सब देते हैं। तो अगर कोई रिलीजियस माइनॉरिटी आपके आई, आप उसको दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उसके क्लॉजेस को ठीक रखिए, उसको ऐसा मत शो करिए कि आप उसको एक चुनावी एजेंडा बनाकर, एंटी मुस्लिम बनाकर तुष्टीकरण करने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। बिल्कुल हरीश जी, क्या लगता नहीं है कि एक बार फिर से ये जो मामला छिड़ा है सीए का, कहीं ऐसा ना हो इससे नुकसान हो जाए? क्योंकि जब ये सीए की बात आई थी और जब ये कानून बनने की बात आ रही थी, तभी से विरोध देखने को मिला था। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था सब जानते हैं, अभी जो जितने प्रवक्ता बैठे हैं सब इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार अगर इसको लेकर आते हैं आप, इसमें कुछ बदलाव करके भी लेकर आते हैं, तो इसमें आपको साथ मिलेगा? ऐसा ना हो नुकसान हो जाए इससे? विरोध का केवल एकमेव कारण है मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, चाहे समाजवादी पार्टी कर रही हो चाहे कांग्रेस पार्टी। आप भी तो वही कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, पर आरोप तो आप पे लग रहे हैं, आरोप आप पे लग रहे हैं हरीश जी। देखिए, ये तो हमेशा से आरोप लगाते रहे, जनता ने इनको खारिज किया ना। जनता ने क्यों खारिज किया? क्योंकि ये इनका जो लबादा था वो केवल राजनीति और कुर्सी सत्ता का था। इनका असली मकसद केवल कुर्सी का रहता है। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने मुस्लिम होमलैंड लिया और मुस्लिम उसके धर्म के नाम पे ही लिया, बांग्लादेश और बनाया, फिर ये बात कहां से आ गई? कि वो भी आ जाए यहां? वहां से तो जो भेदभाव के कारण, वहां की सरकारों के भेदभाव के कारण, क्योंकि वो धार्मिक कंट्री उन्होंने बनाए अपने को, तो उसके भेदभाव के कारण, अन्याय अत्याचार के कारण जो हिंदू, सिख, ईसाई वहां से माइग्रेट होकर के आए, उनको नागरिकता दिए जाने की बात है। ये सवाल कहां से आया कि उनको भी नागरिकता दे दी जाए? अगर ये नागरिकता की बात थी तो उन्होंने अपना मुस्लिम होमलैंड बनाया क्यों था और उसको इस्लामिक कंट्री बनाया क्यों था? तो ये जो ठीक है विवेक जी लाखों लोग, 40 लाख लोग गल्फ में काम करते हैं पूरी तरह से, हरीश जी, इस देश के 40 लाख लोग गल्फ में काम करते हैं आपके यहाँ जाकर। ठीक है हरीश जी बने रहिए, मनीष जी आप भी बने रहिए। विवेक जी बोल रहे हैं कुछ, आप बोलिए विवेक जी। देखिए, जिस तरीके से सीएए का मुझे लगता है, या तो हमारे आदरणीय भाजपा प्रवक्ता जो बैठे हैं वो अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं, या तो वाकई में सीएए को लेके भाजपा पूरी तरह संशय में है। क्योंकि जैसे आप मुस्लिमों को इसमें से बाहर करके आप जैसे इसको लागू करने का प्रयास करेंगे, कल को खाड़ी देश अगर खड़े हो जाते हैं कि हम भी अपने देश में भारतीयों को नहीं रहने देंगे, अगर अन्य राष्ट्र खड़े हो जाएंगे कि हम भी भारत के जो एनआरआई या परप्रांतीय उनको नहीं रखेंगे, तो उस अवस्था में क्या आप उतने लोगों की वापसी करवाने के लिए सक्षम है? क्या आप भारत के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए जमीन की, तो देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को किस तरह घसीटा पीटा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जो रह रहे हैं पहले से, जो पहले से ही रह रहे हैं, उनका क्या? उन्हें नागरिकता नहीं मिली है लेकिन रह तो रही है ना? नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। अब आपने सही सवाल उठाया। मैं कह रहा हूं कि जो पहले से रह रहे हैं, आप उनके लिए विशेष प्रावधानों का सृजन करते तो मैं बात समझ सकता था कि आप कम से कम जो भारत के हरीश जी एक मिनट सुन लीजिए विवेक जी को, एक बार वो बात अपनी रख दी फिर आप रखिएगा। हाँ बोलिए विवेक जी। जो सालों साल से भारत में रह करके भारत के विकास की परिधि में अपना श्रमदान दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने इस मिट्टी को अपनाया है, आप उनके लिए कोई व्यवस्था करते तो मुझे लगता है बात समझ में आती। लेकिन इन्होंने पीड़ित अल्पसंख्यकों की बात जब यूएन में कही, बाहर के वो भी दूसरे राष्ट्रों के पीड़ित अल्पसंख्यक, उनको आप भारत लाने की मंशा रखते हैं, तो मुझे लगता है माफ कीजिएगा, आप अपने ही राष्ट्र के उन नागरिकों के लिए समस्या बनने जा रहे हैं जो विदेशों में रह करके अन्य राष्ट्रों में काम करते हैं, विशेषकर खाड़ी राष्ट्रों में। आप एक तरह से ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जहां से खाड़ी राष्ट्रों में आक्रोश होगा और वो कल को भारतीयों को वहां से बायकॉट करना शुरू करेंगे, और मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा भारतीयों के लिए, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। क्लियर करिए हरीश जी। देखिए, ये काल्पनिक एक वो क्रिएट कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, परिणाम की बात नहीं होगी, परिणाम की बात नहीं होगी। अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसके परिणाम पहले उस एक्ट को पढ़िए आप, अमेंडमेंट एक्ट को पढ़िए आप, और 2014 तक हम लाने की बात नहीं कर रहे हैं। 2014 तक जो हिंदू, सिख, ईसाई आए हैं उनको नागरिकता प्रदान किए जाने की बात है, किसी को लाया नहीं जा रहा है। तो पहले तो उस एक्ट को, प्रोविजन को आप पढ़ लीजिए,
मुझे लगता और पढ़ने के बाद डिबेट करिए। इसमें खाड़ी देश कहां से आ गए? आप पहले में है, इनको सीएए का पूरा फुल फॉर्म नहीं पता है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में 3 बार नहीं, वो बोल रहे हैं, हरीश जी बोल रहे हैं, विवेक जी बार बार वो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, उन्हें पता है इस बारे में। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे थे, वो तो मीनिंग पूछ रहे थे सीएए का, और खाड़ी देश को लाने की बात हो रही है, खाड़ी देश कानून क्यों और जनसंख्या कानून पीड़ित की लाने की बात कर रहे हैं। 2014 जो लोग फिर आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही, किसी की भी बात नहीं, ना हरीश जी की समझ में आ रही है ना विवेक जी की। एक एक करके बोलेंगे तभी समझ में आ पाएगा। मेरा एक सवाल है जो बहुत गंभीर सवाल है देश के लिए भी। आप आरक्षण को लागू करते हुए सीएए को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको स्पष्ट कर दीजिए जरा। आप जिन लोग को देंगे नागरिकता, क्या उनको आरक्षण की जातियों में विभाजित करेंगे या जातियों के आधार पे उनके लिए नया आरक्षण खड़ा करेंगे, ये बता दीजिए। चलिए ये देखिए, सरकार का काम है, सरकार करेगी। 2000 आप कह रहे थे पीड़ित अल्पसंख्यकों की लाने की बात, इसमें पीड़ित अल्पसंख्यकों को लाने की बात नहीं है, बल्कि हमने नहीं कहा, बल्कि 14 प्रदान किए जाने की बात है। पहले तो आप अपने को संशोधन कर लीजिए। और दूसरी बात, इसमें खाड़ी देश कहां से आ गए? आप खाड़ी देश की आप कर रहे थे। तीसरी बात, आप क्यों इस बात पे जिद पकड़े हुए हैं कि जो लोग 1955 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई भारत आए, उनको नागरिकता क्यों न प्रदान की जाए? इसका कारण, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? क्यों आप उनको नागरिकता नहीं मिलने देना चाहते? मत डालिए, मैंने तो इस बात का समर्थन किया। मैं तो कह रहा हूं कि जो भारत में लगातार भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं उनको नागरिकता दीजिए, लेकिन कैसे देंगे उसको स्पष्ट कीजिए। एक तरफ आप बात करते हैं आरक्षण पे, एक तरफ आप करते हैं कि उनको नागरिकता देनी है, दूसरी तरफ आप जनसंख्या कानून की बात करते हैं। मुझे चलिए ठीक है, अब देखना ये होगा। सीएए का एक बार फिर से जिक्र आ गया, अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन क्या ये मुद्दा 2024 में फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।